विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसी के नेक्स्ट पार्ट में है, उसी का मतलब एक्सटेंशन है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन करता है तब एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रल सीकिंग होता है, जो जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होता है। देखिए क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन है सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशंस। सेंट्रल सीकिंग कब होता है ऐसा? when an object moves in circular path with constant speed। देखिए कांस्टेंट स्पीड होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन is continuously changing, then there is central seeking acceleration, ठीक है। that is centripetal acceleration। उसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक यूनिफॉर्म सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी, बट उसकी डायरेक्शन जो क्या है कंटिन्यूसली चेंज होती है, तब क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है वहां पे सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और उसी एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर, या फोर्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन दिस कंडीशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसका लेते हैं एक्सप्रेशंस। भाई ये एक्सप्रेशन बताइएगा, हाउ ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन कैसे ही हमारे पास आएगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे जनरेट करके हम देखते हैं। तो अब हम लेते हैं टॉपिक हमारा इसी का, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या होना होगा, वही डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले डायग्राम तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये आपका ऑब्जेक्ट या सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस वेक्टर r1 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन a है और उसका रेडियस वेक्टर ये है। कुछ समय बाद क्या है कि वो स्मॉल टाइम डेल्टा t टाइम के बाद में वो b पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका वेक्टर हो जाता है r2, और ये इसका आपका डेल्टा s इसका क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और a और b के ऊपर उसकी क्या है, एक लीनियर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है, जो कि क्या होगी, 90 डिग्री एंगल बनाती हुई आए। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये इसकी 90 डिग्री एंगल बनाती हुई, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, ऐसे 90 डिग्री एंगल ही बनना चाहिए। तो 90 डिग्री एंगल के साथ v2 और ये v1 लीनियर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है, जो कि क्या है, टेंजेंशियल है टू रेडियस वेक्टर के साथ वो टेंजेंशियल है, और ये डेल्टा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये हम एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, ये है कोड AB, जो कोड AB है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अभी ये कोड है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब देखिए ऐसा है कि हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करना है। तो ये एक्चुअली क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा है, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालनी है हमें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइम पीरियड को छोटा करना होगा। टाइम पीरियड को छोटा क्या, बिल्कुल नील ही करना होगा। तो पहले क्या है कि हम नील करते हैं तो हमें क्या, ये इसका एक्सप्रेशन हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टाइम पीरियड को छोटा करते हैं, स्मॉल करते हैं। स्मॉल करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस पर लिमिट्स अप्लाई करके बिल्कुल नील कर देंगे, जीरो, लिमिट्स टू टेंड्स टू जीरो कर देंगे, है ना। तो लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, व्हेन, देखिए अब कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम पीरियड इज डेल्टा टी, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, डेल्टा टी है यानी स्मॉल है। जब क्या है कि टाइम पीरियड स्मॉल होगा, तो ध्यान देखिए आप, जब स्मॉल होगा तो ये क्या होगा, ये आपका थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा, थीटा भी स्मॉल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, तब व्हेन थीटा इज स्मॉल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो स्मॉल। इज ऑल्सो स्मॉल, वो भी स्मॉल होगा, ठीक है, डी थीटा या डी एल्फा, एल्फा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा होगा उसका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब डेल्टा थीटा स्मॉल होगा, तब एक चीज और अप्लाई हो जाती है जो मैंने पहले भी बताई थी, जब हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था उस वक्त भी बात बताई थी, और आज फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। उस कंडीशन में क्या होगा, आर्क ए बी दैट इज डेल्टा एस, जो कि डेल्टा एस है, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कोड ए बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी को कोड ए बी के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। यही चीज आगे जाके के कंसेप्ट में क्या हमारे आगे काम आएगी, तो मैंने आपको ये पहले बता दी। अब देखिए ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट हो रहा है v1 वेलोसिटी, ये हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वेक्टर r1 है, r2 है, तो ध्यान से देखिए आप, ये वेक्टर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल्टा r हो जाएगा, ये डेल्टा r ही होगा ना। अब हम इस पे जब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, देखिए आप ट्राइंगल लॉ लगाइए, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन से देखिए हमें क्या मिलता है कि r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2 वेक्टर, यही है, और डेल्टा r इज इक्वल टू, इससे क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये हमें क्या हो गया है, ये देखिए वेक्टर, ये ट्राइंगल लो से हमें डेल्टा r यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल चेंज इन पोजीशन की वजह से ही क्या चेंज, ये डिस्प्लेसमेंट क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r हो गया, ठीक है, ये डेल्टा r लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये उसके वैल्यू आ गई है। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमारा वेक्टर है वेक्टर v1 और वेक्टर v2। अब हमें क्या करना, इंटरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v1 और वेलोसिटी वेक्टर v2 भी करना है। तो कभी भी हमें क्या करना होता है, जब भी कोई दो वेक्टर का इंटरेक्शंस करना है, तब मैंने आपको एक रूल बताया था कि हमें हमेशा क्या करना होगा, उनको को इनिशियल या को टर्मिनेटिंग बनाना होगा, ठीक है, को इनिशियल या उनको आपस में एक दूसरे के साथ करना होगा। तो देखिए जब भी हमें क्या, या तो इनको इंटरेक्शन करना है, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी इनके बीच में हो रहा है वो लेना है, तो इनको एक दूसरे के साथ करना होगा। तो देखिए क्या है कि इस वेक्टर को मैंने आपको बताया था मूव कर सकते हैं हम, वेक्टर को हम इंटरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि दोनों देखिए आप क्या है, वेलोसिटी है। अब इसमें देखिए आप, अब मैं बात करता हूं पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर देखिए अब क्या क्या है, वेक्टर्स v1 एंड v2, v1 एंड v2 वेलोसिटी वेक्टर के पॉइंट्स देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड इक्वल है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, v1 इज इक्वल्स टू v2 है उनकी लेंथ। तो ये जो v1 और v2 की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी बात अभी हमारे आगे काम आएगी, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहां से यहां लाना होगा। ठीक है, सेम एंगल के साथ। तो ये क्या होगा, इस तरह से हम इसको लाएंगे तो ये सेम एंगल के साथ इस तरह से यहां आ जाएगा। ठीक, ये लो, ये आ गया आपका v2। इस वेक्टर को मैं यहां ले आया इस डायरेक्शन के साथ। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मेरे को इसमें लगाना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, या तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा, या क्या लगाऊंगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, v2 ये है आपका v1, नहीं सॉरी ये v2 है, और मैं आपको यहाँ पे क्या लेके आ गया, v1 लेके आ गया। अब इनका मुझे क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना हो तो मुझे क्या होगा, ट्रायंगल लॉ लगाना होगा। तो ट्रायंगल लॉ लगाना होगा तो देखिए आप ध्यान से देखिए, या तो अब इस कंडीशन में लगाता हूं तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा, क्योंकि मैंने इससे क्या कर दिया है, इन्हें दोनों को, इनको को इनिशियल कर दिया, को इनिशियल कर दिया, तो मुझे क्या पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। तो देखिए आप पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए क्या करना होगा, ये इसी के इसके पैरेलल ये लो, ये हो गया ड्रॉ, और ये हो गया ये ड्रॉ। अच्छा सॉरी, इन्हें मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम लो और वो लगाऊंगा, उनको ऐड करना होता तो। लेकिन मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, v2 माइनस v1 चाहिए। क्यों चाहिए बताइए आप, क्योंकि हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, हमें उसकी आवश्यकता है हमें। तो v2 माइनस v1 की हमें क्या है, डिमांड है। तो अब क्या है कि v2 माइनस v1 के लिए ये तो हो गया v2 v1, ये तो इससे तो एडिशन होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस v1 का क्या है, v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 के लिए मुझे क्या करना होगा, उसका इनवर्स, v2 माइनस v1 का इनवर्स लाना होगा। तो देखिए आप इनवर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर यहाँ ड्रॉ डायग्राम बनाता हूं तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ये तो आपका v2 हो जाएगा। ठीक है, ये v2 और ये v1। सॉरी, ये एक्चुअल में ये तो ये था, ये v1 तो ये था, तो माइनस v1 क्या हो गया, ये हो गया, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, v2 माइनस v1 को ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, आपने इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देख लिया। अब आप ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं। ये है आपका v2 है, ये आपका v1 है, क्या माइनस v1 है, v2 माइनस v1 है। अब मुझे क्या करना है, v2 माइनस v1 को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ मैंने यहाँ लगाया, इस तरह से, ये इस तरह से लगेगा ये पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए, जो इन दोनों v2 माइनस v1 है, इनका ऐड करने का वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1 को, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि क्या है, देखिए आप, चेंज इन दैट इज डेल्टा वी। जो डेल्टा वी है, वो डेल्टा वी क्या हो रहा है आपका, अब इस समय रेडियस वेक्टर के ऊपर इनवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, कंफ्यूजन किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, वेक्टर्स का लॉ लगाए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब आपका क्या था, v2 वेक्टर था, फिर है हमारा v1 वेक्टर, दोनों क्या टेंजेंशियल है। हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को हमें एक्चुअली
चेंज इन वेलोसिटी चाहिए हमें। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 एक्चुअली में क्या होता है? v2 प्लस इनवर्स ऑफ v1 होता है, यही होता है ना। यानी कि v2 माइनस v1 वेक्टर तो हम क्या फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? v2 को इनवर्स ऑफ v1 के साथ ऐड करना पड़ता है। हमने यह क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। v2 तो था ही था, और ये v1 हम यहां से उसका पोजीशन का ट्रांसफर करके मूव करके हम यहां लेके आगे v1 को। अब v1 हमें चाहिए नहीं, हमें इनवर्स ऑफ v1 चाहिए, तो हमने इसका क्या कर दिया? इनवर्स ऑफ v1 इधर ड्रॉ कर दिया। इधर ड्रॉ कर दिया तो उसको जब हमने पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया, अब क्या है कि v2 और इनवर्स ऑफ v1 को ऐड करते हैं, तो क्या होता है? हमें जो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? v2 माइनस v1 रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में ही को कोइंसाइड करेगा, लेकिन क्या करेगा? इनवर्स डायरेक्शन में कर रहा है। देखिए आप, इसकी डायरेक्शन r2 वेक्टर की तो क्या है? ऐसे है, आउटवर्ड है, और v2 माइनस v1 की डायरेक्शन क्या है? रेडियल तो है लेकिन इनवर्स डायरेक्शन में है। तो v2 माइनस v1 दैट इज डेल्टा v, ये क्या है? एक्चुअल में क्या है? रेडियल, इट इज रेडियल बट इन इनवर्स डायरेक्शन, या इट इज इन इनवर्स रेडियल डायरेक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ठीक है। अब देखिए आप, अब मुझे क्या है? दो डायग्राम से मतलब है। ये डायग्राम जो है ये मैंने बनाया है ना, ये डायग्राम, इन वेक्टर्स को मैं यहां भी ले लेता हूं। तो ये देखिए v1 माइनस v1, v2 और ये हो गया। तो अब इसमें क्या किया मैंने? ये होगा आपका क्या? v2 माइनस v1, यानी डेल्टा v को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा v को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, ये डायग्राम मैंने अलग से ले लिया क्योंकि मुझे अभी क्या है? दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ध्यान से देखिए आप, ये दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अब देखिए इन ट्राइंगल इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम हो गया मान लीजिए आप पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए आप क्या है? ये आपका v2 इज इक्वल टू v1 है, लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें भी r1 r2 की क्या है? r1 और r2 की क्या है? दोनों की वो रेडियस बराबर है, रेडियस बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हम देखते हैं कि ये एंगल तो है एक्चुअल में क्या? ये वाला एंगल है दो वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, और ये वाला एंगल है दो टेंजेंट के बीच में, सॉरी दो रेडियस के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है? दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, यही एंगल क्या होता है? दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसे हम वैसे ज्योमेट्रिकली प्रूव कर देते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना सा ही बोलना है कि दिस एंगल Q इज इक्वल टू, आपको ये पता होना चाहिए, एंगल BOM, एंगल BOM इज इक्वल टू एंगल QPR। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल होते हैं ज्योमेट्रिकली। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है? ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा, किससे हो गया ये? बाई SAS थ्योरम से। ठीक है, दो साइड्स, दोनों साइड्स, ठीक है, दो साइड्स और का रेशियो इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है। तो SAS थ्योरम से क्या है? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। यहां तक आ गया? इस सबको रब कर दूं मैं। अभी तक हमें देखिए इतना मिला है कि ये जो दो ट्राइंगल है ये दोनों क्या है? सिमिलर है।
ठीक है, इसे और रब कर देता हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, तो उनके क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन वी होगा, ठीक है। या इसको हम ये भी कर सकते हैं R1 अपॉन V1 और R2 इज इक्वल टू V2। तो क्योंकि R1 और R2 एक ही है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और V और V1 भी क्या है, स्पीड, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दैट इज V, तो ये सेम है। तो देखिए हमारे पास, हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की है, वो है ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू आर अपॉन वी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें मिल गई। इसी रिलेशनशिप से क्या होगा, इसी रिलेशनशिप से हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको देखिए आप, थोड़ा सा हम अपनी सुविधा से और थोड़ा सा डेविएट करते हैं, तो ध्यान से देखिए आप, ये क्या हो जाता है, ये डेल्टा आर इज इक्वल टू ये है ना, तो v इज इक्वल टू लाते हैं हम, v इज इक्वल्स टू, या ये डेल्टा v इज इक्वल टू की वैल्यू लाते हैं इससे हम। तो देखिए आप, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा v उधर चला गया, तो ये डेल्टा r से क्या हो जाएगा, v इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डेल्टा r इंटू वी अपॉन आर। ये रिलेशनशिप हमें मिल गया, ठीक है। डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें चेंज इन वेलोसिटी का रिलेशनशिप विथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी टाइम रेट फाइंड आउट करते हैं, या इसकी टाइम रेट फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम रेट क्या हो जाएगी, टाइम रेट ऑफ अबव रिलेशनशिप, अबव इक्वेशन इज, इस इक्वेशन की क्या है, टाइम रेट फाइंड आउट करनी है। तो टाइम रेट के लिए क्या करना होगा, हमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक ऐसे इसको भी क्या कर देंगे, डेल्टा आर इंटू वी अपॉन डेल्टा टी और आर, इससे कर देंगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो हमें क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल हमें क्या मिल गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आर, ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको ऐसा कहता हूं, ये एक्चुअल में डेल्टा वी है। अब ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको ये कहा था हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डेल्टा वी का एक्सप्रेशन, यानी कि इससे आप एक और बात बोल सकते हो भाई, एवरेज, ये क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा आर, यानी कि इसको डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू वी अपॉन आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये आपका एक बिगिनिंग पॉइंट है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम इस पे क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, इस डेल्टा टी टाइम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को, थीटा को मिनिमम करते जाते हैं, छोटे से छोटा करते जाते हैं। तब क्या होगा, तब देखिए आप, ध्यान से देखिए आप, क्या होगा, ये दोनों छोटे होते 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 क्या हो जाएगा, एक्चुअली में क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये डेल्टा आर क्या बन जाएगा, ये जो थीटा है वो डी थीटा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा। तो बहुत छोटा बनने पे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, और कोइंसाइड कर करके क्या हो जाएगी, ये एक डायरेक्शन में करने लग जाएगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। ये इसके परपेंडिकुलर एंगल यानी कि जीरो एंगल हो जाएगा। देखिए तब क्या होगा,
ध्यान से देखिए आप, एवरेज एक्सीलरेशन हम सिर्फ क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट हमने अप्लाई की, लिमिट, एक मिनट, तो लिमिट अप्लाई करते क्या हो जाए, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये डेल्टा, इससे थोड़ा मैं ऊपर ले लूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमने यहाँ लिमिट अप्लाई की तो क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वी अपॉन आर। अब यहाँ कर दिया हमने, क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इधर भी ऐसे हो गया भाई, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डीवी अपॉन डी टी बन जाता है। डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी वी अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए आप, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया, v इंटू वी अपॉन आर। तो ये क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है एक्चुअल में, v होता है। तो v इंटू वी, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए आप, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस। अब इसी एक्सीलरेशन का, ये एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का है। तो इस ऑब्जेक्ट का जब एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन इनटू मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए हमने इस पूरे इसके द्वारा हमने क्या किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो यहीं इसी के साथ ये इसका एक्सप्रेशन वाला टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, अब मैं दो तीन बातें और आपको इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा ऐसे डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन होगी, हमेशा जब भी बात करोगे तो क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेडियस वेक्टर होगी, यानी कि क्या होगा, सेंट्रल सीकिंग। रेडियस क्या होती है, सेंटर से दूर जाती है, और तो वो इनवर्स ऑफ रेडियस क्या होगी, सेंट्रल की तरफ जाती हुई हो जाएगी। ये हमारे को इससे डायरेक्शन भी मिल गई है, इसी एक्सप्रेशन से डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, तो इसी के साथ चलो ठीक है, इसको सबको रब कर दूं मैं, यानी कि हमारा नट सेल में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में लिख देता हूं आपको, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अभी हम एक दो एग्जांपल भी करेंगे, उसी पे बेस्ड क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन क्या है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेंट्रीपिटल, इसको एक्सेलरेशन को कर देते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, देखिए आप, केवल इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में, कांस्टेंट है। कंक्लूजन क्या हो गया, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। दूसरी वैल्यू ये क्या है, सेंट्रल सीकिंग है। सेंट्रल सीकिंग या इनवर्स रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गई, सेंट्रल सीकिंग या इनवर्स टू द रेडियस वेक्टर, इनवर्स टू रेडियस वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। और दूसरी बात, ये वेक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी भी क्यों है वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, हमेशा इनवर्स टू द सेंटर है। तो यानी कि इसके अंदर एक नोट डाउन क्या हो गया,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट in magnitude but variable in terms of directions. ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, रब कर दूं इसे मैं। अच्छा, दूसरा है कंक्लूजन, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mv² अपॉन r। ठीक है, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल है, वही सेम। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा था आपको कि यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन कर रहा है, जैसे मान लो हमने किसी से क्या कर दिया, रस्सी से बांध के अगर कोई कर रहे हैं, है ना, ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो अचानक अगर रस्सी एंड पॉइंट से टूट जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा। ठीक है, ये है, ये आपका एक रस्सी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये बताइए, ये जब रस्सी अगर बाई चांस मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, टेंशन उसमें क्रिएट है, तो ये अब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो ये कहां जाएगा अगर ब्रेक हो जाए। तो देखिए इसका जवाब ये होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, इस पे फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए ना, है, आना चाहिए, नहीं आएगा, ये सेंटर पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे ही इसके पास क्या होगा, फोर्स, जैसे ही इसका कनेक्शन रस्सी से टूटा, तो रस्सी से टूटते ही क्या होगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, सोर्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, ये अब इसके पास जो कुछ है उसी पे मूव करेगा। तो इसके पास क्या है, इसके पास जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके पास है, और उसके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। तो जब भी ऐसा होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, इट विल गोज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू दैट पॉइंट, दैट इंस्टेंट, दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ब्रेकडाउन होगा, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, वेलोसिटी तो जो रहेगी उसकी वजह से वेलोसिटी रहेगी। अब एक्सेलरेशन का तो सोर्स क्या हो गया, फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब क्या होगा, जो उसके पास वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में ये मूव करेगा और ये जाएगा इस तरह से। तो यानी कि इसका आंसर ये होगा। कभी भी ये मत बोलिएगा क्योंकि उसका फोर्स क्या है, वहां अंदर लग रहा था इसलिए सेंटर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आपको पता है बाहर जाएगा, वो तो पता ही है, हम डे टू डे क्या गोफन चलाना देखा ना, सुना है ना आपने, गोफन चलाता है तो वो क्या करता है, करते 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 क्या करता है, उसको रस्सी को छोड़ देता है, छोड़ते तो क्या होता है, वो टेंजेंशियली जाता है, तो उसी के आधार पर निशाने बनाए जाते हैं। तो अब क्या है कि ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में कई बार अक्सर आता था कि ये फोर्स तो इस पर लग रहा है सेंट्रीपिटल, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बाहर क्यों जाता है। ठीक है, तो बाहर जाने का कारण यही है, फोर्स लग रहा है तो फोर्स का काम तो जब तक लग रहा है तब तक वो उसकी डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटी, रस्सी टूटते ही क्या होगा, सोर्स ऑफ फोर्स क्या हो गया, खत्म, फिनिश, सोर्स ऑफ फोर्स फिनिश हो गया। तो अब क्या होगा, मोशन वो करेगा उस डायरेक्शन में, उस इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन में करेगा जो उस वक्त है उसके पास, वो है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस वजह से वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और बता देता हूं मैं आपको कि कभी कभी क्या है, आपके पास में ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। यानी क्या हो रहा है, जैसे हम यही मान लीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कभी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी स्पीड में भी चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन में भी चेंज कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो एक है छोटा सा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायग्राम देखो कैसा होगा, यही ऐसा, पाथ तो उसके पास वही सर्किल ही रहेगा। ठीक है, है तो सर्कुलर ही मोशन, लेकिन जो मोशन की वो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है।
नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो रहा है, इसके पास में एक्सीलरेशन ऐसा है, देखिए ये है ना ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी रेडियस, ठीक कर रहा है। तो अब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल स्पीड भी हो, इस पे स्पीड भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, यानी कि इसमें क्या है, दोनों चीजें चेंज हो रही होगी। तब क्या होगा कि जैसे ही इसके पास में जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रल सीकिंग नहीं रहेगा, ये जो एक्सेलरेशन है ना वो सेंट्रल सीकिंग ना रह के क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे डेविएट हो जाएगा, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए अब क्या है, सेंट्रल सीकिंग नहीं रहेगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। लेकिन डेविएट होने के साथ साथ में क्या होंगे, इसके दो क्या होंगे, दो इसके हम रिजोल्यूशन कर देंगे, दो पार्ट कर देंगे। इसके अंदर क्या है, ए आर बी है और इसके पास ए टेंजेंशियल बी है, ठीक है। इसके दो रिजोल्यूशन हो गए हैं। इस एक्सेलरेशन के दो पार्ट हम कर सकते हैं, जिसके अंदर एक पार्ट इसको क्या करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास, और इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए आप, अब ये रस्सी अगर टूट जाए तो क्या होगा, अब वो जो है ना रस्सी टूट जाए तो वो उस पर नहीं जाएगा, तो उसका थोड़ा सा पाथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो टेंजेंशियल लेने जाकर के थोड़ा सा डेविएट पाथ होगा उसका। तो अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि ये आपका एक्सेलरेशन जो ए है, वेक्टर है, वो एक्चुअल में क्या है, ए टी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर है। तो जब आपको दोनों दे दे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्चुअल में, अंडर रूट ऑफ ए टी प्लस ए आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड हम जानते हैं दोनों का, इसका तो होता है क्या, ए आर होता है, और इसका क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या होगा, तो उसका भी ये फॉर्मूला है। तो कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन इसका भी बन सकता है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सबको रब कर देता हूं मैं, और देखते हैं टाइम कितना बचा है, ठीक है। चलो, तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, यही फिनिश करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा, ठीक है, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम पीरियड, ओमेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे कंसेप्ट होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। याद रखिए, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स याद रखिएगा, वो कंक्लूजन ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे। और थोड़ा सा उसका अगर आप एक्सप्रेशंस भी समझ लेंगे तो बहुत आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।